नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फ्रेंचाइज ऐप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 1 अप्रैल से जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि नए रूल्स आए हैं, नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, नए फॉर्म्स आए हैं, उन सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके सारे जितने भी क्वेश्चन्स हैं, डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए थे कि मैं इन सारे चेंजेस को याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसकी वजह से मैंने एक फ़ॉर्मेट बना के रखा हूँ। उस फ़ॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊँगा। ये वर्ड फ़ाइल आप देख रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले फ़ॉर्म 93 इंडिविजुअल पहले 49 ए था, ठीक है? जो नया पैन कार्ड था, वो अब हो गया है पहले हम जो फ़ॉर्म फ़िल करते थे वो 49 ए था, ठीक है? ये सबको पता है। अब वो फ़ॉर्म 93 हो गया है, ठीक है? ये फ़ॉर्म मैं आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसा है, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो करेक्शन का फ़ॉर्म है, उसका नाम मैंने फ़ॉर्म 93 सी रखा है। एक्चुअली करेक्शन फ़ॉर्म के लिए कोई भी नाम डिक्लेयर नहीं है, जैसे फ़ॉर्म 93 है नए के लिए फ़ॉर्म 94 है जो अपने एंटिटीज़ हैं, फ़र्म है, ट्रस्ट बचत गट फ़र्म, इस तरह से जो पैन कार्ड बनते हैं, उसके लिए 94 फ़ॉर्म है। तो करेक्शन के जो फॉर्म हैं, उनके लिए कोई नाम, नंबर नहीं है, तो मैं ऐसे ही उसको फॉर्म 93 सी कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 94 फॉर्म है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन यानी एंटिटीज़ यानी बचत गट है, ट्रस्ट है, फर्म है, कंपनी, एलएलपी उनके लिए फॉर्म 94 यूज़ होगा और एक इंडिविजुअल वाला करेक्शन है, जिसे हम 93 सी कहेंगे और एक दूसरा करेक्शन है एंटिटीज़ करेक्शन, जो इंडियन एंटिटीज़ है, उनका करेक्शन है, उसका भी कोई नंबर है नहीं है। वैसे भी मैं सारे फॉर्म्स जो हैं वो आपको ओपन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलो देखते हैं वो फॉर्म को हम डाउनलोड करते हैं। देखो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप जब वेबसाइट पे आओगे तो डाउनलोड का बॉक्स में आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको 6 फॉर्म नज़र आ रहे हैं। ये जो लास्ट वाले जो 2 फॉर्म हैं ये हमें बहुत ही कम यूज़ होने वाले हैं तो इसके बारे में हम नहीं देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्म 93 ठीक है? ये वाले पेज पे आप क्लिक करोगे तो फॉर्म 93 आपका डाउनलोड होगा, आप इसे प्रिंट करके यूज़ कर सकते हो। वैसे भी प्रिंटेड कॉपी जो है अपने वेबसाइट पे बनती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्शन का फॉर्म आप यहाँ सेकंड लिंक से क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? करेक्शन वाला फॉर्म कुछ इस तरह से है। जो भी चेंजेस हैं मैं आपको बताऊँगा धीरे-धीरे तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तीसरा मैं जहाँ पे देख रहा हूँ फॉर्म 94 ठीक है? जैसे कि हमने अभी बताया था फॉर्म 94 किस लिए यूज़ होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और चौथा है यही फॉर्म 94 का करेक्शन फॉर्म यानी फॉर्म ट्रस्ट वाला करेक्शन फॉर्म है, इसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है? तो ये फॉर्म फॉर्मेट्स हैं, आप डाउनलोड्स में से ये जाके ब्लैंक फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट करके यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ प्रिंटेड कॉपी भी अपने वेबसाइट पे आती है। प्रिंटेड कॉपी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी चीज़ फ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टेक्स आपकी बहुत कम होंगी वहाँ पे, ठीक है? तो चलिए वर्ड फ़ाइल खोलते हैं। तो देखिए इसमें चेंजेस क्या-क्या हो गए हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्म 49 ए जो था वहाँ पे जो फॉर्म का फॉर्मेट था, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर का जो रो वहाँ पे था, वहाँ पे लास्ट नेम पहले लिया जाता था, फिर फर्स्ट नेम लिया जाता था, फिर मिडल नेम लिया जाता था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम पहले लिया जा रहा है, फिर मिडल नेम आ रहा है, फिर लास्ट नेम आ रहा है। ये चेंजेस हैं, ठीक है? तो फिर अगर आप हाथ से लिख रहे हो, तो आप बाय मिस्टेक से जैसे कि पुरानी हमारी आदत है बरसों की, तो यहाँ पे लास्ट नेम हो सकता है मिस्टेक से यहाँ पहले इसमें लिख ले, तो आपको ये यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है इस बार, ओके? ठीक है? उसके बारे में अगला चेंजेस देखेंगे। कार्ड पर वही प्रिंट होगा जो आपके आधार पर है। एक्चुअली ये इसलिए लिखा गया है कि एक पुराने फॉर्म्स में हमारे एक कॉलम था नेम टू बी नेम ऑन कार्ड, तो वो यहाँ से गायब हो गया है। नेम ऑन कार्ड यहाँ से गायब इसलिए हुआ है क्योंकि अब जो भी पैन कार्ड पे बन के आएगा वो आपके आधार अनुसार ही बन के आएगा। आधार पर जैसा नाम है वैसे ही बन के आएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग जो थे पहले ना किसी का फर्स्ट नेम पहले हुआ करता था आधार में लेकिन किसी फॉर्म के लिए, किसी गवर्नमेंट एप्लीकेशन के लिए उन्हें लास्ट नेम पहले चाहिए था, तो वो नेम ऑन कार्ड में अपना नाम चेंज करते थे। लेकिन अब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। नेम ऑन कार्ड यानी नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चेंजेस हैं सिग्नेचर, अब सिर्फ 2 साइन चाहिए, ठीक है? इसका मतलब है कि अभी इसके पहले जो फॉर्म 49 ए हुआ करता था और करेक्शन का फॉर्म हुआ करता था, वहाँ पे हम 3 साइन लिया करते थे।
एक साइन फोटो पर क्रॉस साइन हुआ करती थी और एक साइन के लिए यहाँ पे एक बॉक्स हुआ करता था, वो बॉक्स अब यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो बॉक्स यहाँ पे नहीं है, तो हमें उसकी साइन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस फॉर्म में फॉर्म 49A के बाद जो फॉर्म 93 आ गया है उसमें आपको सिर्फ 2 साइन करना है, और करेक्शन फॉर्म में भी आपको सिर्फ 2 साइन करना है। एक साइन रहेगी आपकी यहाँ से क्रॉस साइन, यहाँ पे हाफ रहेगी और यहाँ पे हाफ रहेगी साइन, क्रॉस साइन रहेगी आपकी ये, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस साइन रहेगी, इसके बाद एक साइन जो आपका रहेगा इस बॉक्स में नीचे एक साइन रहेगी, दैट्स इट। सिर्फ आपको 2 साइन आप यहाँ पे करने हैं। ध्यान दो, यहाँ पे साइन जो रहेगी वो बॉक्स के अंदर होना चाहिए, बॉक्स को टच मत करना है। दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है साइन जैसे करना है तो अपने कस्टमर को वो ऐसे क्रॉस मार्क करके दे देते हैं और वो कस्टमर इसी में अपनी साइन कर देता है। तो ये साइन भी इलीगल है, ये साइन भी नहीं चलती है, तो ये साइन मत कीजिए। साथ में सिग्नेचर के बॉक्स में व्हाइटनर बिल्कुल मत लगाइए, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियों से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर अगला चेंज देखेंगे, पेरेंट डिटेल्स, फादर नेम के साथ मदर नेम मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो गया ना, अभी फॉर्म 49A में फादर नेम के साथ मदर नेम, जो ये जो यहाँ पे 13 नंबर का रो है, यहाँ पे फादर नेम जो आपको दिख रहा है इसके साथ आपको मदर नेम भी लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो मदर नेम जो है वो कंपलसरी हो गया है। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, माइनर केस। माइनर केस रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, जैसे कि जो 18 साल के नीचे है तो उसके लिए हम फादर या मदर का साइन लेते हैं, उनके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आधार नंबर जो है वो कंपलसरी हो गया है। एक्चुअली पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से हमें एक देना है। किसका देना है? जिसका हम साइन ले रहे हैं, यानी मदर का, फादर का, या उसके ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, जिसका भी साइन ले रहे हैं उसका हमें एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना है। वो कहाँ पे आता है? देखिए, ये पार्ट ई उसके लिए एक सेपरेट हो गया है, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इफ अप्लीकेबल, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में ये जो 17, 18, 19, 20 और 21 रहेगा, ये पूरा आरए के डिटेल्स रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो गए, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर, या आपको पैन नंबर यहाँ पे डालना है। दूसरा, आपको आधार नंबर डालना है, लेकिन दोनों कंपलसरी नहीं है, दोनों में से एक कंपलसरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल, तो आप आधार नंबर डालिए। तो ऑनलाइन साइट पे ये पहले से ही अपडेट है, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ठीक है। पैन नंबर आपको नहीं डालना है, क्योंकि देखिए जैसे आप फादर का एक्स्ट्रा आधार कार्ड ले रहे हो, आधार कार्ड तो उसका आ ही रहा है, तो हम वही नंबर यहाँ पे लेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का एड्रेस फॉर्म 49A में भी था, यहाँ पे भी है, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक नया चेंज आ गया है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यानी आपको इसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। किसका डालना है? ये आरए के लिए इंफॉर्मेशन डालना है। ऐसा ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे ऊपर भी दिखेगा। अब ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो भी इंफॉर्मेशन आप मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, सेम आप आरए में भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नया पार्ट हम देखेंगे इसके बाद में। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की अब अगर मैं आपसे बात करूं, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना अनिवार्य है। जैसे कि आपका नया फॉर्म है या करेक्शन फॉर्म है, आपको एक डॉक्यूमेंट अब आपको देना ही होगा। आधार कार्ड को एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, उसके लिए हम देखते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा, नए पैन कार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो इनकम एंड अदर प्रूफ के सेक्शन में आपको बर्थ प्रूफ नजर आ रहा है, इसमें आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब कोई महिला है जिसके पास ना लाइसेंस है, ना इलेक्शन कार्ड है, ना पासपोर्ट है, कुछ नहीं है, तो ट्राई कीजिए इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के कोई उनके पास कार्ड्स हैं क्या। अगर वो जो स्कीम उनके पास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो कार्ड यहाँ पे आप लगा सकते हो। ट्राई कीजिए, ये कुछ लोगों के पास ये नजर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ज्यादातर आप सनद लगा सकते हैं, 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, ओके। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। एनेक्शरे आप इसमें नहीं लगा सकते, टीसी मत लगाइए, एनेक्शरे मत लगाइए, और जो भी लिस्ट में दिख रहा है वो लगाइए। लिस्ट में जो है वो 100% वर्क करेगा, बाकी अगर आप ट्राई करते हो तो हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो जाए, ठीक है। तो एनेक्शरे बिल्कुल मत लगाइए, टीसी मत लगाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे चल सकता है। नेशनलिटी, एज एंड नेशनल सर्टिफिकेट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी चल सकता है। तो ये वाला जो चीज है वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब एक नजर हम देखेंगे फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम,
लास्ट नेम, फर्स्ट नेम पहले आ रहा है, उसके बाद मिडिल नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है। लिखने वाले लोग जो भी अपने हाथ से लिखते हैं वो ध्यान रखिए, लास्ट नेम पहले डालने की आदत हमें थी, तो थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर बी नेम है एज पर आधार, इसका मतलब है कि आपको आधार में जो है वो डालना है। ओके, ये कॉलम जो है वो आधार के लिए है। आगे बढ़ते हैं, जेंडर ये हमें पता है, डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, आधार नंबर का भी कॉलम पहले ही था, रेसिडेंस एड्रेस पहले ही था, ऑफिस एड्रेस भी फॉर्म 49 ए में पहले ही था। तो ऑफिस एड्रेस से एक चीज गायब हुई है, वो है ऑफिस नेम। तो अब आपको ऑफिस का कोई नाम नहीं डालना है। आगे देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें है अपना एक रेसिडेंट है, यही हमें टिक मार्क करना है। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए है नहीं, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे। पासपोर्ट नंबर ये भी कुछ काम का नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिए। ये नॉन रेसिडेंट जो है या फिर रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए है, इसको छोड़ दीजिए, हमारे कुछ काम का है नहीं। उसके बाद टीआईएन नंबर, ये एक्चुअली कंपनीज के पास होता है जो टैक्स पे करते हैं एम्प्लॉइज वगैरह, इसको छोड़ दीजिए, ये भी आपके कुछ काम का नहीं है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। एक यहाँ पे थर्ड वाला लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड, देखो इसको ब्लैंक छोड़ दो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये वाला जो फील्ड है, ये वाला जो लैंडलाइन फील्ड है, इसको हमें ब्लैंक छोड़ना है। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आप या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को टिक कर सकते हो या फिर नो इनकम को टिक कर सकते हो। आप चाहे तो सैलरी को भी कर सकते हो एज पर योर कस्टमर, बट नॉर्मली हम दो यूज करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज कीजिए। उसके बाद एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर मदर ऑब्लिक फादर इज सिंगल पेरेंट। देखिए पहले पिछले फॉर्म 49 ए में मदर इज सिंगल पेरेंट, सिर्फ इतना ही ऑप्शन था। अब यहाँ पे मदर और फादर भी सिंगल पेरेंट है, ये पूछा जा रहा है, तो हमें हमारे पास तो हमेशा नो ही आएगा। ठीक है, फादर सिंगल पेरेंट कौन है, जैसे कि कुछ आप सेलिब्रिटी देख सकते हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने कुछ सिंगल पेरेंट बन गए हैं और उनके पास उन्होंने कुछ बच्चों को गोद लिया है, तो वो एज अ सिंगल फादर कंसिडर होते हैं। तो ये 99.99% हमारे केस में नहीं आएगा, तो इसको हम नो ही करेंगे। फादर नेम डालेंगे और मदर नेम डालेंगे। देखो फादर नेम के साथ मदर नेम कंपलसरी हुआ है, जैसे कि पहले मैंने बताया है। तो फादर मदर नेम का आप लास्ट नेम भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। ये लास्ट नेम कंपलसरी होता है, बाकी फर्स्ट नेम मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप डाल दीजिए। असेसिंग ऑफिसर, देखो ये एओ कोड की पार्ट है, यहाँ पे वेबसाइट में जो आपको एओ कोड मिल रहा है आप वो डाल दीजिए। आप यहाँ पे अपने मन से कुछ मत डाल दीजिए, वेबसाइट में ऑनलाइन में जो एरिया कोड आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या है। उसके बाद कौन सा है, कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस में पहले सिर्फ एक रेसिडेंस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस, ठीक है, दो ही हुआ करते थे। अब एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया है रिप्रेजेंटेटिव असिस्ट एड्रेस, यानी अगर फॉर्म मेजर है तो हम रेसिडेंस एड्रेस पे टिक करेंगे, और अगर फॉर्म माइनर है तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट एड्रेस पे टिक करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि माइनर के फॉर्म में जो भी आप आरए का एड्रेस डालते हो उसी एड्रेस के ऊपर आपको पैन कार्ड आता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्म 49 ए के अंदर हमें लिखना पड़ता था कि आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने क्या डाला है। हम वहाँ पे आधार 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 ऐसे लिखते थे। यहाँ पे बस आपको टिक करना है। पहला ये 23 रो में ये पूछ रहा है कि आप एप्लीकेंट के क्या क्या प्रूफ आप लगाया है आपने, तो ये तीनों लगाना कंपलसरी है, तो टिक तो तीनों में भी आएगा। ओके राइट। उसके बाद अगर फॉर्म माइनर है आपका तो ये दोनों चीजें लगाना कंपलसरी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये माइनर है तो ही टिक करना है, वरना नहीं करना है। तो दोनों भी कंपलसरी है, दोनों टिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो आ रहा है ए आई, देखो यहाँ पे फॉर्म 49 ए में सेम था, 93 में सेम है। यहाँ पे हम एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, और अगर वो माइनर फॉर्म है तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में जो फर्स्ट नेम यहाँ पे हम जो लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों डाल देंगे, फर्स्ट नेम भी डालेंगे तो चल जाएगा। इन द कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे अगर फीमेल है तो हम हर सेल्फ लिखेंगे, मेल है तो हिम सेल्फ लिखेंगे। प्लेस डेट सेम है। सिग्नेचर आपको करना है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना, इसके बारे में अभी बताया। नेम, जो भी यहाँ पे नाम डालोगे आप ऊपर इस सेक्शन में जो भी नाम डालोगे, ठीक है,
अपना AI से ये सेक्शन में जो नाम यहाँ पे डाल रहे हो वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद डेजिग्नेशन, इसका मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, इसको अभी ब्लैंक छोड़ते हैं। ब्लैंक छोड़ दीजिए किस चीज़ का डेजिग्नेशन है। जब क्लैरिटी होगी तो इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये है फॉर्म का सारा इंफॉर्मेशन फॉर्म 93 का। ओके, अब इसी तरह से ओवरऑल थोड़ा सा हम देखेंगे करेक्शन फॉर्म में क्या हुआ है। करेक्शन फॉर्म सिमिलर है, सिग्नेचर की बात हमने नए फॉर्म में कर रखी है, उसी तरह से सिग्नेचर इसमें रहेगा। तो दूसरा पार्ट यहाँ पे फॉर्म में आधार नंबर थोड़ा सा ऊपर आ गया है। पहले आधार नंबर अंदर हुआ करता था, ऊपर आ गया है। पैन नंबर ऊपर ही रहता था पहले, ठीक है। बस ये नॉर्मल से चेंजेस हैं। बाकी यहाँ से नेम ऑन कार्ड, नेम टू बी प्रिंटेड गायब हो गया है, ठीक है। तो नाम आधार के हिसाब से आएगा। फॉर्मेट यहाँ पे भी वैसी है, स्टाइल थोड़ा चेंज किया है इन्होंने। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लेकर आए हैं। पहले लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम था। जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके बारे में हमें पता है। एड्रेस है, तो हम यहाँ पे रेसिडेंस टिक कर सकते हैं या ऑफिस टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेसिडेंस को टिक करेंगे, एड्रेस डालेंगे। सिमिलर है एड्रेस, इसमें कोई नया चीज नहीं है। पासपोर्ट नहीं है, हम नहीं डालेंगे, कोई उसका कंपलसरी नहीं है ये। TIN नंबर छोड़ देंगे इसको। कॉन्टैक्ट नंबर सिमिलर है, इसमें भी सेम लैंडलाइन नंबर, STD कोड, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। पार्ट बी, डिटेल्स ऑफ पेरेंट। ओके, तो फादर्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। देखिए यहाँ पे मदर नेम जो है कंपलसरी अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मदर नेम है तो करेक्शन फॉर्म में भी डाल दीजिए अभी, ठीक है। क्या पता आगे चल के ये कंपलसरी हो जाए। यहाँ पे भी पैटर्न थोड़ा उल्टा है, चेक कीजिए उसको। नेम ऑफ पेरेंट टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी आपको प्रिंट करना है वो फादर का या मदर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से शायद से मैं ये बताना भूल गया हूँ, फादर नेम में यहाँ पे भी ऑप्शन है, चाहे आप फादर का नेम ले सकते हो या मदर का नेम ले सकते हो। देखो आप चाहे जैसे आपको मदर का नाम लेना है या फादर का नाम लेना है, लेना किसी का भी है। अगर आप मदर को भी टिक करते हो, यहाँ पे फादर को नहीं करते हो, सिर्फ मदर को टिक करते हो, उस केस में भी आपको फादर का नाम डालना है और साथ में मदर का नाम डालना है। और नेम टू बी और कार्ड के ऊपर आपको मदर का नाम शो करना है, तो वो इसको टिक करोगे तो मदर का नाम शो होगा, लेकिन डेटाबेस में फादर का नाम भी उनको चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। डॉक्यूमेंट सबमिटेड, हमने डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाया है, ठीक है। देखो पहले तो हम पुराने फॉर्म्स में भी इसी को लिखा करते थे। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को टिक करो, एड्रेस को टिक करो, फिर डेट ऑफ बर्थ को भी टिक करना है, ठीक है। ये जो नीचे का सेक्शन है इसमें लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके नाम के चेंजेस हैं, फादर नेम में चेंजेस हैं, आफ्टर मैरिज चेंजेस हैं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कि ये पूछ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना कंपलसरी नहीं है, लगाओगे जैसे कि आप चेंजेस कर रहे हो, आप पासपोर्ट लगा रहे हो, एनेक्चर लगा रहे हो, गैजेट लगा रहे हो, लगाओगे तो बहुत बेटर होता है PDF में। अब तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ऑप्शन भी दिया है कि कुछ लगाने के लिए। आप अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो तो इसको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो इसको टिक नहीं करना है। ये ऑनलाइन फॉर्म में भी ऑप्शन है, हम इसको देखते हैं बाद में। उसके बाद कॉपी ऑफ पैन, राइट। आपके पास कॉपी है पुराने पैन कार्ड का, करेक्शन फॉर्म आप फिल कर रहे हो तो पुराने पैन कार्ड का आपके पास कॉपी है। 50% लोगों के पास ये कॉपी मिलता है, 50% के पास नहीं मिलता है। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कॉपी है और आप डाल रहे हो तो इसको टिक मार्क आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने पिछले ये वाले फॉर्म में जो मैंने आपको डिटेल दी थी, सिमिलर डिटेल यहाँ पे आपको करना है। तो इस चीज को मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये था सारे फॉर्म्स 93, ओके। और ये करेक्शन वाला फॉर्म, इसकी डिटेल मैंने आपको दे चुका हूँ। अब बात करेंगे फॉर्म 94 की, ठीक है। फॉर्म 94 में नए चेंजेस क्या है, देखो पहले हम फॉर्म 94 यानी हम इसको अब बचत गट के लिए, फॉर्म के लिए, जो भी एट्रस के लिए यूज करने वाले हैं, पहले हम ये 49A में ही यूज किया करते थे, याद है आपको। तो 49A में क्या होता था, फोटो का कॉलम तो वैसे ही था, बाकी सिग्नेचर का कॉलम वैसे ही था। तो हम बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे कि यार फोटो किसकी लगाएंगे हम। तो वो अभी मैटर खत्म हो गया है, तो फोटो लगाना होता ही नहीं था, ना उसमें था ना अब है। तो ये फोटो यहाँ से गायब हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे स्टैंप लेने की जरूरत नहीं है। इस फ्रंट सेक्शन में आपका जो भी आपको स्टैंप और साइन जो हम पहले लिया करते थे, वो स्टैंप और साइन हम यहाँ पे लेंगे, ओके। एक ही साइन, एक ही स्टैंप यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अब पहले हम यहाँ पे एक स्टैम्प मारा करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा, ओके।
हमारा वर्ड खोलते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा था कि अब फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम साइन फॉर्म के एंड में एक बॉक्स है, राइट ऑफिस एड्रेस, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। डिटेल के वैसे अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा उधर, ठीक है। मैं फॉर्म समझाते समझाते आपको बता दूंगा। इसमें नए चेंजेस क्या हैं। नाम आपको डालना है, ये हमें पता है। डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन, आपका स्टार्ट कब हुआ था वो, जो भी आपका ट्रस्ट है, फर्म है, उसका इनकॉर्पोरेशन डेट, आपने कौन से दिन में वो शुरू किया था, उसका डेट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस में ऑफिस नेम गायब हो गया, मैंने अभी बताया। बाकी सारा डिटेल आपको डालना है। कम्युनिकेशन एड्रेस, तो देखो यहाँ पे एक ऑफिस एड्रेस दिख रहा है, कम्युनिकेशन एड्रेस दिख रहा है। तो ऑफिस एड्रेस में आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जैसा आपका फर्म है, फर्म के अंदर आपने एड्रेस डाला होगा, ऑफिस होगा, उसका एड्रेस आपको डालना है। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, ये ऑप्शन हमारे साइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इतना हम नहीं रख सकते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। कम्युनिकेशन एड्रेस आप डालते हो तो आप का जो पैन कार्ड है वो वहाँ पे आएगा। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, इनकम टैक्स की तरफ से लेटर्स आते हैं, तो वो अगर आपको चाहिए तो वो आप कम्युनिकेशन एड्रेस पे ले सकते हो। जैसे कि आप आधार कार्ड का आप यहाँ पे डिटेल डालोगे तो उसको कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी जो भी कम्युनिकेशन इनकम टैक्स के आपसे होंगे उसका एड्रेस वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, राइट, ठीक है। ये आपको फिल करना कंपलसरी नहीं है। ऑफिस एड्रेस कंपलसरी है, कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आ गया है। स्टेटस यानी कौन सी कैटेगरी का फॉर्म आप फिल कर रहे हो, उसके बारे में हम यहाँ पे टिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर सभी को डालने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कंपनी, फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पर्सन, आर्टिफिशियल जोड़ी, पर्सन एंड ट्रस्ट। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर सबके पास नहीं होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैन बी ब्लैंक, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन एलएलपी जो है उसका आप ब्लैंक नहीं छोड़ते हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना कंपलसरी है। फर्म के पास बॉन्ड वाला फर्म होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के संस्था वाले फॉर्म होते हैं, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिमिलर है। सोर्स ऑफ इनकम इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। एओ कोड, इसके बारे में मैं भी बता चुका हूँ कि एओ कोड कहाँ से लेना है। उसके बाद पार्ट डी के बारे में बात करेंगे, ये थोड़ा सा नया पार्ट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। देखो इसके पहले हम जब फॉर्म निकाला करते थे तो फॉर्म के अंदर हम साथ में सिर्फ आधार कार्ड लगाया करते थे, राइट। फॉर्म के साथ में हम दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जोड़ा करते थे, सिर्फ आधार कार्ड लगा दिया, पार्टनरशिप का फॉर्म जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद उसका जो पार्टनर है या डायरेक्टर है उसकी इंफॉर्मेशन पहले इनकम टैक्स के पास नहीं होती थी, उसके लिए नया कॉलम ऐड किया गया है, नया रो ऐड किया गया है, इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये माइनर फॉर्म तो नहीं है, फिर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्यों लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब होता है कि कोई अथोराइज पर्सन जो भी है इसका, उसके डिटेल ये मांग रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आप आधार कार्ड पहले लगाते थे उसका आपको डिटेल यहाँ पे एंटर करना है, बस और कुछ नहीं है। उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका परमानेंट अकाउंट या आधार नंबर, दोनों में से एक लेना है। तो आप आधार नंबर ले लीजिए, परमानेंट अकाउंट यानी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों में से एक चल जाएगा। तो आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। आर एड्रेस, या एड्रेस कौन सा डालना है, उसके आधार कार्ड में जो एड्रेस है आपको वो यहाँ पे डालना है, सिंपल है, और कुछ नहीं है मैजिक इसमें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे जो ऊपर डालोगे वो आपको यहाँ पे नीचे भी डाल सकते हो। आप चाहे तो अलग से भी डाल सकते हो, जरूरत नहीं है तो क्यों डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑथराइजर, ठीक है, चलिए इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वही चीज़ है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पे एक नई चीज़ है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। पहले देखो जितने भी फॉर्म्स थे अदर कैटेगरी, नॉन इंडिविजुअल, उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाता था। फर्म के अंदर आपका बॉन्ड है, बॉन्ड में आपके इनकॉर्पोरेशन डेट लिखी हुई है, उसके बाद भी हम डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कोई सेलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन अब आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना ही है। यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या लगेगा, देखो ट्रस्ट है तो आपके नोंदनी क्रमांक है, आपका जो भी है चैरिटी कमिश्नर के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके अंदर आपका डेट लिखा हुआ होता है कि ये डेट से ये स्टार्ट हो रहा है, तो डेट वहां पे रहना जरूरी है, उसी को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कंसिडर किया जाएगा। फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं बचत गट वाले, ठीक है, ये वाले फॉर्म्स ही ज्यादा आ रहे हैं। ये वाले फॉर्म्स के अंदर अपने हिसाब से कुछ भी लिख लिया जाता है। तो बचत गट में याद रखिए, अब जो भी आप पंचायत समिति से बना रहे हो या तालुका समिति अभियान का उसके ऊपर स्टैंप है, तो उसके साथ में जो मैटर होता है उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ उसमें होना चाहिए।
तो डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें आएगी तो उसे को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। तो इससे आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचत गट वाले खास करके ये ध्यान रखिए, उसी को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। बचत गट में ही मोस्ट जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उनमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होता है। बाकी फॉर्म वाला बॉन्ड आप लगा रहे हो, ट्रस्ट वाला लगा रहे हो, या फिर रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का संस्था है, सब में डेट होता है। मुझे जहां तक नॉलेज है सब में डेट होता है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अब मांगा जा रहा है। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे कि न्यू पैन कार्ड में आप आओगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाके नीचे देख रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ का ये कॉलम पहले नहीं था, अब यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए कि क्या सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे हम पहले अगर एग्रीमेंट सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट ही सेलेक्ट करना है। जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसका कोई एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं रहता है। चलिए उसके बाद आ गया वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन। इसके बारे में कौन सा फॉर्म है ये? 94 ही है, ठीक है। इसके बारे में तो अभी तो डिस्कस हो ही गया था फॉर्म 49A में, तो वही आप देख लीजिए, वही कंसिडर कीजिए। यहाँ पे जो डायरेक्टर का आपको नाम फर्स्ट नेम डालना है, जिसका भी देखो यहाँ आरए में जो फर्स्ट नेम डालोगे वो यहाँ पे उठा के डाल देना है। अगर मेल है तो हिमसेल्फ, ये नेम जो यहाँ पे डालोगे वो नाम डालना है, डेजिग्नेशन को ब्लैंक छोड़ना है, बस, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें। तो ये था फॉर्म 94 के बारे में ओवरऑल डिटेल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रोसेस की हम तरफ बढ़ते हैं। ये वाला है रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस और करेक्शन पैन डेटा फॉर नॉन इंडिविजुअल। ये नॉन इंडिविजुअल के लिए फॉर्म है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो आ रहा है इसको हमें ब्लैंक छोड़ना है। परमानेंट अकाउंट नंबर में आपको ओल्ड पैन नंबर का पैन नंबर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एलएलपी है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ रहा है पार्ट ए, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको करेक्शन वाला फॉर्म है ये, ट्रस्ट वाला फॉर्म वाला, तो आपको वो उसका नाम डालना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिमिलर है, ऑफिस एड्रेस सिमिलर है। ऑफिस एड्रेस सिमिलर है यानी इसका मतलब है कि मैंने जो यहाँ पे आपको समझाया था वो यहीं पे आएगा, ठीक है। TIN नंबर, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है कि ये कंपलसरी नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ, उसके बाद हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाए हैं साथ में, उसको लेकर टिक मार्क करना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कम्युनिकेशन एड्रेस इसमें नहीं है। फिर इसमें RA डिटेल जो डालना है रिप्रेजेंटेटिव SSC का, तो आपको फॉर्म 94 में ही डालना है। 94 का जो करेक्शन फॉर्म रहेगा उसमें वो नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं डालना है। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन, इसको तो 4 बार समझा चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिए, इसको भी समझ के आप कीजिए। तो ये था फॉर्म 93 करेक्शन फॉर्म, फॉर्म 94 और उसका करेक्शन वाला फॉर्म, जो फॉर्म वाला करेक्शन का फॉर्म रहेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है। चलिए देखते हैं, कुछ मैंने ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है, कुछ चीज़ें रही तो नहीं है, ठीक है। बस यही जो चीज़ें थी वो नए एप्लीकेशन में जो नए चेंजेस थे उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन थी। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो रहेगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें भी मैं आपको इस तरह से एक साथ सारे फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।